friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study Friends. In this video, we are going to talk about the Gotra Mandal given in the Rig Veda. Basically, you may say it Rishi Mandal also, you may say it Clan Mandal, you may say it Vansh Mandal in Hindi. तो ये ऋग्वेद की बात है जिसमें एक 2 से 7 तक के जो मंडल हैं उनको कहा गया है गोत्र मंडल। वैसे ये हमारा शॉर्ट वीडियो है, लेकिन अगर डिटेल आप जानना चाहते हैं तो डिटेल सब कुछ मैंने ऋग्वेद की एक पर्टिकुलर वीडियो है, एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा। तो सब कुछ डिटेल है वहां पे। फिर भी हमने गोत्र मंडल को लेकर एक पिन पॉइंटेड वीडियो नहीं किया है, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूं। वैसे भी मैं जहां भी मंडलों की बात करता हूं तो गोत्र मंडल की चर्चा मैंने हर जगह की है, शॉर्ट वीडियोस में भी। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं। देखिए, जहां तक वेदों की बात है, यहां हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऋग्वेद 4 प्रमुख वेदों में से एक है। ठीक है, अन्य 3 प्रमुख जो वेद हैं वो हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो वेद जो है वो अगर देखें तो वेद जो है वो विद, इसका रूट है विद, यानी कि विद धातु से बना हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, इसका रूट जो है वेद का ये विद है, ये रूट जो है। ठीक है, या इसे कहें कि विद धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज या जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, ये मैंने सारा कुछ डिटेल वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है, जो पहला वेद है वो ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद के जो कंपाइलर हैं, हम इसे कंपाइलर कहेंगे, संकलनकर्ता कहेंगे, वो महर्षि देवपायन। ठीक है, या हम कहें उनका दूसरा नाम वेद व्यास। ठीक है, ये हम लिखते हैं इसको कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो महर्षि द्वैपायन। ठीक है, और इन्हीं का नाम है, महर्षि द्वैपायन का ही वेद व्यास। ठीक है, तो ये कंपाइलर है। कंपाइलर क्यों है? क्योंकि देखिए, वेदों की रचना हमने बताया, वेदों को कहा जाता है अपौरुष्य। ठीक है, अपौरुष्य का मतलब जिनको पुरुषों ने नहीं लिखा, यानी इंसान ने नहीं लिखा, देवी देवताओं के द्वारा। ठीक है, देवताओं के द्वारा ये संतों को कहा गया और संतों ने सुना, और ये बाद में सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी जो बातें हैं वो आगे बढ़ते रही और बाद में उन बातों को संकलित कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए इसे अपौरुष्य भी कहा गया है। ठीक है, और इसे श्रुति भी कहा गया है वेदों को। ठीक है, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा गया, वेदों को खासकर श्रुति, यानी सुनकर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, बस मैंने आपको बता दिया क्योंकि डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है इस पे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे गोत्र मंडल की। तो गोत्र मंडल जो है, हम ऋग्वेद में गोत्र मंडल को देखेंगे। अब गोत्र मंडल क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मंडल क्या है। देखिए, 10 मंडलों में ऋग्वेद बटा हुआ है, मंडलास 10 मंडल्स में। अब ये 10 मंडल्स क्या है? ठीक है, मंडल्स का मतलब है ये अलग अलग किताबें हैं। मंडल्स एक तरह की किताबें हैं, बुक्स हैं। ठीक है, 10 किताब को मिला के ऋग्वेद का निर्माण कर दिया गया है। 10 किताबें हैं इसमें, यानी एक मंडल एक किताब हो गया, दूसरा मंडल दूसरा किताब हो गया। तो मंडलों का मतलब एक तरह का बुक है, 10 किताबों को मिलाकर इस वेद की रचना की गई। ठीक है, तो अब देखिए, हम मंडलों की बात करेंगे और वहीं पे हम गोत्र मंडल की बात करेंगे। तो मैंने बताया कि 10 मंडलों में बटा हुआ है ऋग्वेद। अब ये 10 मंडल कौन से हैं भाई, देख लीजिए। यहां मैं लिखता हूं इधर से, चूंकि हमारे पास स्पेस रहेगा इधर लिखने के लिए। ऋग्वेदा जो है ये 10 मंडल्स हैं इसके। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देखिए फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। इस तरह से ये ऋग्वेद की 10 अलग अलग किताबें हैं, ठीक है, जिन्हें हम मंडल कहते हैं। तो 10 मंडल है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 से 7 मंडल, ठीक है, 2 से 7 मंडल जो हैं ये ओल्डेस्ट हैं, प्राचीनतम है। इन्हीं को गोत्र मंडल कहा गया, इन्हीं को ऋषि मंडल कहा गया, इन्हीं को क्लैन मंडल या वंश मंडल कहा गया। क्यों कहा गया मैं सब कुछ बताऊंगा यहां पर। देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं, ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट 2 से 7 ओल्डेस्ट मंडल है, या हम कहें ओल्डेस्ट और ऋषि और क्लैन और गोत्र। देखिए ये सारा जो है ना, ओल्डेस्ट मंडल यानी प्राचीनतम मंडल, इसी को ऋषि मंडल कहा गया, इसी को क्लैन मंडल या वंश मंडल कहा गया और इसी को गोत्र मंडल कहा गया। 2 से 7वें नंबर के मंडल को अभी मैं बताऊंगा क्यों कहा गया। अब देखिए प्राचीनतम क्यों, क्योंकि सबसे पहले 2 से 7 मंडल कंपाइल किए गए। पहला 8वां यानी फर्स्ट, 8th, 9th और 10th, यहां मुझे 8th लिखना चाहिए, 8th नहीं होगा, 8th, ठीक है। फर्स्ट, 8th, 9th और 10th ये मंडल बाद में आए हैं, ठीक है ना। उसमें भी अगर हम देखें लेटेस्ट, तो फर्स्ट और 10th सबसे बाद में आने वाले मंडल हैं, और फर्स्ट और 10th में भी अगर हम तुलना करें तो 10th जो है वो सबसे बाद में आया। अगर हम कहें कि 1 से 10 में सबसे बाद वाला मंडल कौन सा है, तो 10वां है, यानी कि लेटेस्ट मंडल ये है 10वां, ठीक है, लेटेस्ट है, नवीनतम। इसलिए कभी भी एग्जाम में अगर आपके आ जाए कि लेटेस्ट कौन सा है, तो 10वां है, लेकिन कई बार लेटेस्ट करके एक ही ऑप्शन में फर्स्ट और 10th दोनों दे देगा, किसी में 4th और 10th दे देगा, एक ही ऑप्शन के अंदर दो ये टर्म दे देगा, फर्स्ट, 10th, 8th, 9th। तब जब दो दे देगा तो वो आपको वो ऑप्शन चुनना होगा जिसमें फर्स्ट और 10th दोनों होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जानना चाहिए कि सब ये 2 से 7 जो है ओल्डेस्ट है, प्राचीनतम है। उसके बाद फर्स्ट, 8th, 9th और 10th जो है ये बाद में आए हैं। उसमें भी 10th लेटेस्ट है, लेकिन 10th के जस्ट पहले फर्स्ट है। यानी अगर 2 लेटेस्ट की बात की जाए, ठीक है, 2 नवीनतम मंडलों की बात की जाए तो पहला और 10वां, लेकिन सिर्फ नवीनतम एक की बात की जाए तो 10वें की बात होगी। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसे ऋषि मंडल, क्लैन मंडल, गोत्र मंडल क्यों कहा गया। देखिए 2 से 7वां मंडल जो है वो किसी ना किसी ऋषि से या सेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 से 7वां मंडल जो भी है अलग अलग, ये किसी ना किसी ऋषि से जुड़े हुए हैं, यानी इन मंडलों की रचना उन ऋषियों ने की है। ऋषि कौन कौन से हैं हम देखते हैं। सेकंड की बात करें तो गृत, समद, भार्गवा, ठीक है। थर्ड की बात करें तो विश्वामित्र। फोर्थ की बात करें तो वामदेवा, ठीक है। फिफ्थ की बात करें तो अत्रि। सिक्स्थ की बात करें तो भारद्वाज, और 7th की बात करें तो वशिष्ठ। देख लीजिए कोई ना कोई ऋषि इनसे जुड़े हुए हैं, यानी इन ऋषियों ने इनकी रचना की है अलग अलग मंडलों की। बाद में वेद व्यास ने इसे कंपाइल किया होगा, ठीक है। तो देखिए सेकंड मंडल की रचना की गृत, समद, भार्गव ने। थर्ड मंडल की रचना की विश्वामित्र ने। फोर्थ मंडल की रचना की वामदेव ने। फिफ्थ मंडल की रचना की अत्रि ने। सिक्स्थ मंडल की रचना की भारद्वाज ने, और 7th मंडल की रचना की वशिष्ठ ने। देखिए ये 2 से 7वां मंडल 2 to 7 ये हर मंडल के साथ एक ऋषि
या एक सेंट जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको ऋषि मंडल कहा गया। इन ऋषियों के नाम पर गोत्र चलते हैं आज भी, ठीक है ना, तो गोत्र चलते हैं इसलिए इन्हें गोत्र मंडल भी कहा गया। और गोत्र का मतलब वंश भी होता है, इसलिए क्लैन मंडल या वंश मंडल भी कहा गया, और प्राचीनतम तो है ही, तो इसलिए गोत्र मंडल को आपने समझ लिया। किन किन ऋषियों से जुड़ा हुआ है ये? हाँ, हर मंडल इसमें सेकंड किससे है, थर्ड किससे है, फोर्थ किससे है, हाँ, कौन से ऋषि ने कौन से मंडल की रचना की, इससे आपको पता चल जाता है। अब देखिए जो मुख्य बातें हैं इसमें, थर्ड मंडल की बात अगर हम करें तो गायत्री मंत्र इसी में है। गायत्री मंत्र यानी कि थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो, आप जाकर देख लेंगे। तो ये आपको ध्यान रहे कि अगर आ जाए कि गायत्री मंत्र कहां पे है तो थर्ड मंडल में है, ठीक है। फोर्थ मंडल जो है वामदेव, ठीक है, और फोर्थ मंडल में चर्चा है एग्रीकल्चर की। कहां पे? तो ये चर्चा है 57 सुक्तास। देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में 10 मंडल तो हैं ही। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल है, मैं आप इसको लिख दूं यहां पे। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो 10 मंडल्स तो हैं ही, यहां पे लिखता हूं मैं 10 मंडलास। उसके बाद 1028 इसमें सुक्त हैं। सुक्त का मतलब सुक्ताज यानी हिम्स, ठीक है। और अस्सी जो है ये मंत्राज है। देखिए ऋग्वेद में, यहां मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं काम क्योंकि शॉर्ट वीडियो है। देखिए 10 मंडल है, 10 तब 28 सुक्तास है। सुक्तास का मतलब हिम्स, ठीक है ना, HYMNS इंग्लिश वालों के लिए। एंड 10,580 मंत्रास है, मंत्र है, ठीक है। 8 अष्टक में भी बटा हुआ। तो ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में 8 अष्टकों में, अष्टक मैंने नहीं लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 मंडल हैं, ये मंडलों की चर्चा मैंने कर दी। 10 तब 28 सुक्तास हैं और 10,580 मंत्र हैं, ठीक है। ये आपको जानना चाहिए। और उसमें 2 से 7वां मंडल जो है वो प्राचीनतम है यानी ओल्डेस्ट है, या हम इसको ऋषि मंडल कहेंगे, या क्लैन मंडल, या वंश मंडल, या गोत्र मंडल, ठीक है। क्यों कहेंगे मैंने बता दिया कि हर एक मंडल इसमें किसी न किसी ऋषि से एसोसिएटेड है। तो ठीक है, यहां पे मैंने बताया गायत्री मंत्र थर्ड मंडल में है, यहां एग्रीकल्चर की चर्चा है, और 57 सुक्तास में 24 मंत्र, इसमें 24 मंत्रास, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मंत्रास कि यहां पे जो वामदेव वाला चौथा मंडल है, यहां पे कृषि की चर्चा है। और वो कृषि की चर्चा कहां पे है? 57वें सूक्त में। देखिए 1028 सूक्त हैं, उसमें 1028 में से 57वें सूक्त में ये चर्चा है किसकी? कृषि की, एग्रीकल्चर की। और इसके लिए जो डेडिकेटेड है 24 मंत्र, 24 मंत्र में इसके लिए रखे गए हैं, कृषि के लिए। 57वें सूक्त में 24 मंत्र जो हैं वो कृषि के लिए हैं। कहां पे? फोर्थ मंडल में। फोर्थ मंडल जो कि वामदेव वाला है, मंडल है, इसमें जो है एग्रीकल्चर की बात की गई है। कहां पे की गई है? 57वें सूक्त में। और 57वें सूक्त में 24 मंत्र दिए गए हैं कृषि के लिए, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पे हमें कुछ खास नहीं देखना है इन दोनों में, ठीक है। अब एक यहां पर है, देखिए 7वां मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7वां मंडल जो है, 7वां मंडल, ये इसमें चर्चा जो है, इसमें दशराज युद्ध की चर्चा है। 10 राज युद्ध
दसराज युद्ध, या हम इसे कहेंगे बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, इसमें हुआ क्या है, ठीक है, ये सब हमने देख लिया, यहां तक ये सब आपने देख लिया। ठीक है, थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र, वामदेव वाला जो मंडल है वो चौथा मंडल है, कृषि के लिए समर्पित है, कृषि के लिए समर्पित नहीं है, इसमें एग्रीकल्चर की चर्चा, कृषि के लिए पूरा समर्पित नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। इसमें 57वें सूक्त में कृषि की चर्चा है। ठीक है, और 57वें सूक्त में कितने मंत्र दिए गए हैं, 24 मंत्र। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये गायत्री मंत्र आप याद रखिएगा, गायत्री मंत्र, और ये 57वें सूक्त में 24 मंत्र जो है वो समर्पित है कृषि के लिए, इनमें कृषि की चर्चा है। ठीक है, बाकी इधर हम नहीं देख रहे हैं, इसमें हमें ध्यान नहीं देना है। वशिष्ठ वाला जो है 7वां मंडल, इसकी चर्चा हमें करनी है, तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं और इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ताकि स्पेस बन जाए। यहां तक हमने देख लिया। देखिए, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं इससे एग्जाम्स में। ठीक है ना, मैं बड़ा वीडियो भी बनाता हूं और छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूं कि पिन पॉइंटेड चीजें आप सीखें। ठीक है ना, अगर क्योंकि बीच में कहीं गोत्र मंडल मैंने बताया है तो हो सकता है आपका ध्यान ना जाए, लेकिन अगर मैं गोत्र मंडल कह के अगर अलग एक वीडियो बना देता हूं तो आपका सीधे ध्यान उस पर जाएगा, ये वजह है। अब देखिए, दसराज युद्ध की चर्चा है। अब दसराज युद्ध में क्या है, देखिए, दसराज युद्ध में एक आर्य राजा है। आपको पता है कि आर्य कई फेजेज में आए हैं यहां पर। हाँ, आर्य जो है कई फेजेज में आए हैं। ओरिजिनेटर जो है यानी उत्पत्तिकर्ता जो वैदिक समाज के हैं या वैदिक कल्चर के हैं वो आर्य थे। आर्य कई फेजेज में आए, आर्य अलग अलग थे, उनका कबीले के रूप में आए, कबीलों के रूप में। ठीक है, मतलब ट्राइबल ग्रुप के रूप में आए। जैसे भरत कबीला था, यदु था, अनु था, द्रोहु था, तुर्वस था, ये सब आर्य कबीले थे। उसके अलावा अनार्य कबीले भी थे। जैसे मैं एक बार बता दूं जल्दी से आपको, देखिए, ये है, मान लीजिए ऋग्वैदिक समाज है, सोसाइटी है, यहाँ पे एक अनु कबीला हो गया, एक तुर्वस हो गया, एक यदु हो गया, एक पक्त हो गया। देखिए, अब इसमें इस सोसाइटी में आर्य भी है, अनार्य भी है। ये अनु, यदु, तुर्वस, ये सब आर्य है। इसके अलावा अनु तुर्वस, यदु, द्रुहु, ठीक है ना, भरत, ये सब आर्य कबीले हैं। ठीक है ना, पक्त, मैंने पक्त लिखा। इसके अलावा विषाणी, शिवी, हाँ, ये सब जो हैं ये अनार्य कबीले हैं, यानी कि ये कबीले हैं, आर्य कबीलों के रूप में भारत में आए हैं और यहाँ पर उनका अनार्यों से भी सामना हुआ है। ठीक है, तो सब कबीलाई लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, एक एक ग्रुप है कबीलों का, तो ये कबीले हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि इस कबीले में एक कबीला था भरत कबीला। ठीक है, भरत कबीला, भरत कबीला। तो भरत कबीला, दसराज युद्ध में क्या है कि एक भरत कबीला है, भरत कबीला है। ठीक है ना, एक ट्राइबल ग्रुप है, इन्हीं के नाम पर, भरत कबीला के ही नाम पे, भरत जो आर्यजन थे इन्हीं के नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा हमारे देश का, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, इस भरत कबीले के एक किंग है सुदास। ठीक है, सुदास। अब सुदास की लड़ाई होती है, सुदास वर्सेज, हाँ, 5 और 5+5 नॉन आर्यंस। देखिए, सुदास के खिलाफ 5 आर्य राजा हैं और 5 अनार्य राजा हैं। ठीक है, इसको मैं डिटेल भी बता चुका हूं, अनु, द्रहु, तुर्वस, भरत, ऐसे करके 5। ठीक है, अनु, द्रुहु, तुर्वस, यदु, अनु, द्रहु, तुर्वस, यदु, और ऐसे करके 5 आर्य हैं। वो जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, मैंने लिखवाया भी हुआ है डिटेल वाले में। ठीक है, और 5 नॉन आर्यंस हैं, जैसे अलीना, पक्त, भलानी, सिवी, ऐसे करके 5 5 10, यानी कि टोटल 10 किंग्स हैं। 5 आर्य किंग हैं और 5
अनारेकिंग है, इनकी सेना है किसके सामने? सुदास के सामने। ठीक है, और ये जो वार होता है इसीलिए इसको कहा गया वॉर ऑफ 10 किंग्स या बैटल ऑफ 10 किंग्स या 10 राज युद्ध। ठीक है, इनके खिलाफ लड़ाई होती है। ठीक है, ये वार होता है और इस वार में सुदास की विक्ट्री होती है। ठीक है, विक्ट्री होती है। ठीक है, तो ये 10 किंग्स का जो बैटल है, दसराज युद्ध, और इसका लोकेशन क्या है? देखिए, इस दसराज युद्ध का लोकेशन परोशनी रिवर के किनारे होती है। इसी परोशनी रिवर को आज रावी रिवर भी कहते हैं, रावी। ठीक है, परोशनी रिवर कहें या रावी रिवर कहें, लोकेशन क्या था इस युद्ध का? हाँ, रावी रिवर या परोशनी रिवर। उस समय परोशनी कहा जाता था, आज रावी कहा जाता है। रीजन क्या था इस युद्ध का? रीजन देख लीजिए, रीजन मैं बता देता हूं। देखिए, रीजन समझिएगा, ये सही बता देता हूं। देखिए, यहां पे 3rd मंडल के ऋषि थे विश्वामित्र। तो कहा जाता है कि पहले सुदास के जो पुरोहित थे यानी पृष्ठ थे वो थे विश्वामित्र, लेकिन सुदास ने पहले पुरोहित थे कौन? विश्वामित्र। बाद में सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। ठीक है, वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया, जिससे ये नाराज हो गए विश्वामित्र। ठीक है, और विश्वामित्र ने क्या किया? 5 आर्यों की और 5 नॉन अनार्यों की यानी नॉन आर्यंस की इन्होंने टीम बना ली और सुदास के खिलाफ इन्होंने लड़ाई करवाई। एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन था रावी नदी के वाटर के मतलब पानी के बंटवारे को लेकर। तो 2 रीजन थे। ये रीजन भी मैं लिख ही देता हूं, ठीक है ना। देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं ये रीजन, यहां रीजन, दसराज युद्ध का रीजन। ठीक है, तो पहला रीजन जो है वो है सुदास अपॉइंटेड वशिष्ठ in place of विश्वामित्र। ठीक है, मित्र। और दूसरी बात, वाटर डिस्प्यूट था। कहां का? रावी या परोशनी रिवर के वाटर डिस्प्यूट को लेके। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हालांकि दसराज युद्ध पे भी मैंने देखिएगा एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, हाँ, लेकिन चूंकि गोत्र मंडल की आज हम डिटेल में चर्चा कर रहे थे और पिन पॉइंटेड वीडियो आपको गोत्र मंडल पे नहीं था, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है और उसमें भी आप एक बार दोबारा देख लीजिए, दसराज युद्ध की चर्चा है। तो यहां पर देखिए 7th मंडल में जो है, हाँ 7th मंडल जो है वशिष्ठ को समर्पित है और दसराज युद्ध या बैटल ऑफ 10 किंग्स कहां लड़ा जाता है, लोकेशन क्या है? दसराज युद्ध का लोकेशन जो है रावी रिवर या परोशनी रिवर, पहले पुराना नाम परोशनी रिवर, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद रीजन क्या था? सुदास जो यहां पर है, सुदास अपॉइंटेड वशिष्ठ इन प्लेस ऑफ विश्वामित्र। हाँ, विश्वामित्र की जगह पे सुदास ने अपना पुरोहित किसको बना लिया? वशिष्ठ को। किनकी जगह पर? विश्वामित्र की जगह पर। ठीक है, और दूसरा रावी रिवर के वाटर डिस्प्यूट को लेकर। रावी रिवर की अगर हम बात करें, देखिए ये अगर आप देखेंगे तो तुरंत आप देख लीजिए, ठीक है, ये अगर हम देखें, ये मैं इतना ही बना रहा हूं, ऊपर वाला नॉर्थ इंडिया का बना दिया मैंने। देखिए ये जो है यहां पर आप देखेंगे तो ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर, यहीं पे ये इंडस और यहीं पे ये झेलम है। झेलम के बाद यहां पर चेनाब हो जाएगा। ठीक है, चेनाब के बाद आपको हो जाएगा रावी। ठीक है, यही रावी। उसके बाद ये सतलज
और इसी से निकलेगा ये व्यास इस तरह से। तो ये रावी रिवर देखिए यहीं पे सप्त सिंधु प्रदेश में है। तो ये रावी रिवर एक तरह से मैंने लोकेशन आपको बता दिया, मोर और लेस ये लोकेशन था। तो यहीं पे हुई थी लड़ाई किसकी, सुदास वर्सेस 5 आर्यंस प्लस 5 नॉन आर्यंस। ठीक है, आर्यंस में आपको थे यदु, द्रुहु, ठीक है, तुर्वस, यहां पे अणु, ऐसे करके 5 आ गए थे। और यहां पे अलीना या अनिला कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको उसका। ये सब आने वाला, ये नहीं आने वाला है कौन कौन से आर्यंस थे और कौन कौन से नॉन आर्यंस थे, ये खुद आर्य है। इसका मतलब एक चीज ये भी प्रूफ होता है कि ऋग वैदिक समाज में आर्यों की आर्य से भी लड़ाई होती थी और आर्यों की अनार्यों के साथ भी लड़ाई होती थी। ठीक है, वार होता था। तो ये 10 किंग जो है वो इन्होंने सुदास के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिसमें सुदास की विक्ट्री हुई। रीजन लड़ाई का मैंने लिख दिया, दशराज युद्ध का ये जो रीजन है, हाँ ये भी मैंने लिख दिया। सुदास अपॉइंटेड वशिष्ठ इन प्लेस ऑफ विश्वामित्रा। और वाटर डिस्प्यूट, किस नदी के वाटर डिस्प्यूट के लिए, रावी नदी के लिए। तो ये पूरा ये था दशराज युद्ध की चर्चा थी। कहां चर्चा है, 7वें मंडल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद यही गोत्र मंडल 7वें मंडल पे खत्म हो जाता है। बाकी तो 8वां मंडल, हाँ 9वां मंडल के बारे में भी मैं सोम मंडल करके बता चुका हूं। ठीक है, 9वें मंडल को सोम मंडल के करके मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। 9वां मंडल हालांकि गोत्र मंडल में नहीं है, हम सोम मंडल कहेंगे क्योंकि ये सोमापा को डेडिकेटेड है। सोमापा कौन है भाई, इंद्र है। और इंद्र को सोमापा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सोम रस पीते थे। ठीक है, एक कहा जाता है कि नशीला वो पेय था, ड्रिंक था, और ये सोमरस मिलता था अफगानिस्तान के मुजवंत पर्वत में। ठीक है, तो हमें गोत्र मंडल में, उसको मैंने लिख के नहीं बता रहा हूं, मैं लिख के नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसका रीजन है कि हमें गोत्र मंडल पे चर्चा करनी है। और 10वें मंडल में हमने देखा है कि 10वें मंडल में इसमें एक 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त की चर्चा है। पुरुष सूक्त में मैं वीडियो बना चुका हूं, शॉर्ट वीडियो, वहां भी आप जाकर देख सकते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है, विवाह सूक्त की चर्चा है, नदी सूक्त की चर्चा है, और पुरुष सूक्त में ही एक विराट पुरुष की चर्चा की गई है जिसके सिर से या हेड से ब्राह्मणों की उत्पत्ति की बात कही गई है, भुजाओं से बात कही गई है, क्षत्रियों की उत्पत्ति की, पेट या उदर या फिर जांघ कुछ भी ले लें, वहां से कहा गया है वैश्यों की उत्पत्ति की बात, और पांव से, ठीक है ना, कहा गया है शूद्रों की उत्पत्ति की बात। तो ये 10वें मंडल में है। तो 10वें मंडल की चर्चा 8, 9, 10 की चर्चा हमें नहीं करनी है। आज हम गोत्र मंडल पे हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। विश्वामित्र की जगह पे गायत्री मंत्र कहां पे है, तो 3rd मंडल, या गायत्री मंडल से भी याद कर लीजिए। गायत्री मंडल किसे कहते हैं, 3rd मंडल को कहते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।